नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि सियार की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। इसका मतलब आप सब लोग जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं जिस रूप में जानता हूं उसके बारे में बात करता हूं कि मतलब कोई भी व्यक्ति या संगठन की भी बात करें, उस दिशा में, उस क्षेत्र में जाता है जो उसका मजबूत पक्ष नहीं है, या इसका उल्टा कहें कि जो उसका कमज़ोर पक्ष है, या जहाँ वो कमज़ोर है, यहाँ जो जगह उसके लिए अनजानी है, वहाँ पर जाता है। तो उसका नतीजा क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 नेता, 3 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत एजेंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। उनको अपशब्द कहना, उनके खिलाफ बोलना। देखिए, राजनीतिक विरोधी होकर आप बोले तो बात समझ में आती है, लेकिन आप दुश्मनी में, आप नफ़रत में इस तरह की भाषा बोलें तो फिर वो समझ में आता है कि ये राजनीतिक विरोध नहीं है, ये कोई वैचारिक विरोध भी नहीं है। और जिन 3 नेताओं की बात करने जा रहा हूँ, 3 मुख्यमंत्रियों की, ये सब मोदी के समर्थक रहे, साथ रहे, और इन सब को मोदी की लोकप्रियता का लाभ मिला है। उसके बावजूद इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वो क्यों किया, ये यही बता सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये मैं बताने की, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। तो पहला नाम है इसमें चंद्रबाबू नायडू। उनके बारे में काफ़ी कुछ पहले भी बता चुका हूँ। चंद्रबाबू नायडू 2014 में सत्ता से बाहर थे। उनको एक इंक्रीमेंटल वोट चाहिए था सत्ता में वापसी के लिए। तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया, जब देश में बिल्कुल दो फाड़ थी राजनीति, मोदी विरोधी और मोदी के पक्ष वाले, और अब भी है, लेकिन उस समय स्थिति दूसरी थी कि मोदी को किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। ऐसे समय में सेकुलर खेमा छोड़कर चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ गए, और जो पहली रैली हुई हैदराबाद में, वहीं से उनको समझ में आ गया कि मोदी का ट्रैक्शन भले ही उनकी पार्टी का ना हो, लेकिन मोदी का व्यक्तिगत ट्रैक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश में भी है। और चंद्रबाबू नायडू ने तय किया कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ मिलकर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने। 2018 आते आते उनको ये इल्हाम हुआ कि मोदी उनके लिए अब लायबिलिटी हैं, उनको फिर से सेकुलर खेमे में लौट जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर से तय किया कि वो एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। तो विपक्षी एकता, विपक्षी दलों को साथ लाने, एक मंच पर लाने, मोदी के खिलाफ अभियान, ये सब शुरू किया। नतीजा आज ये है कि चंद्रबाबू नायडू अपने पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, कुछ होता है कर्मा और कुछ होता है ऊपर वाला भी। वो भी सब देखता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। भगवान कृष्ण क्यों महाभारत में पांडवों के साथ थे? आप देखिए तो एक तरह से पूरा युद्ध उन्होंने करवाया। पांडवों को जिताने में उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका थी। सिर्फ इसलिए, और अर्जुन से उन्होंने कहा भी कि मैं पांडवों के साथ, आप लोगों के साथ इसलिए हूँ कि आप धर्म के साथ हैं। तो जो धर्म के साथ होता है, अंततः विजय उसकी होती है। उसमें अड़चनें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, कई बार अपनों से लड़ना पड़ सकता है, अपनों के खिलाफ खड़े होना पड़ सकता है, लेकिन अंततः विजय होती है अगर आप धर्म के साथ हैं, अगर आपकी नीयत साफ है। तो चंद्रबाबू नायडू का क्या हश्र हुआ हमने आपने देख लिया। आज वो अगर उनको कह दिया जाए, नरेंद्र मोदी का कोई छोटा सा भी कर्मचारी उनके दफ्तर का कह दे कि अगर मोदी जी उनसे मिलना चाहते हैं तो वो पैदल चल देंगे हैदराबाद से, ये हालत है उनकी। कोई तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा है संदेश देने का कि वो लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब वो समझौते की राजनीति कि हमको ये फ़ायदा हो जाएगा इसलिए थोड़ा हम समझौता कर लेते हैं, अपने सिद्धांतों से भी कर लेते हैं, अपने कोर इश्यूज से भी कर लेते हैं, वो 2014 के बाद बीजेपी ने छोड़ दिया है। ये फ़र्क है इससे पहले की बीजेपी और बाद की बीजेपी में। उससे पहले की बीजेपी ने अपने तीनों कोर इशू जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, उनको छोड़ दिया था। मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने
अपने जो कोर इशू है उनको फोरफ्रंट पे ला दिया, उनको लागू करा दिया। 2 तो पूरी तरह से लागू हो चुके हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में 370 और 35A का खात्मा। केवल कॉमन सिविल कोड बचा है, मेरे हिसाब से वो भी इस साल हकीकत में बदल जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसे संकेत भी हैं, किसी वजह से टल जाए तो बात अलग है, वरना इस बात के पूरे संकेत हैं कि इसी साल कॉमन सिविल कोड संसद से पास होकर कानून बन जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं आज। तो ये थे तो चंद्रबाबू नायडू जिनका ये हश्र हुआ। दूसरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ताज़ा उदाहरण है। बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हुए, उनसे रिश्तों का सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपमान का घूंट पीकर भी उद्धव ठाकरे का साथ देने का फैसला किया और पूरे 5 साल तक देते रहे, गाली सुनते रहे, सरकार में उनके लोगों को मंत्री बनाते रहे, उनके साथ सरकार चलाते रहे, उनको विभाग अच्छे देते रहे, ये सब कुछ करते रहे और पूरे 5 साल कभी उसमें कोई रुकावट नहीं आई। पूरे 5 साल तक उद्धव ठाकरे और उनके लोगों ने गाली देने का कोई अवसर छोड़ा नहीं, कोई गाली ऐसी थी नहीं जो दी नहीं। जितना कड़वा बोल सकते थे सब कुछ बोला, जितना कड़वा लिख सकते थे वो भी लिखा। लेकिन क्या किया उन्होंने? चंद्रबाबू नायडू ने जो किया था कि जब कोर इशू आप समझ गए थे कि देश इस समय हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने के लिए तैयार है, ऐसे समय में आपने वो रास्ता छोड़कर फिर सेकुलर खेमे में जाने का प्रयास किया। वही उद्धव ठाकरे ने किया। जब से शिवसेना बनी है तब से मराठी मानुस और हिंदुत्व, ये 2 मुद्दे उसके रहे। उद्धव ठाकरे ने उन मुद्दों को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया जो इन मुद्दों के खिलाफ है, कम से कम हिंदुत्व के तो पूरी तरह से खिलाफ है। तो उद्धव ठाकरे ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको बाला साहब के हिंदुत्व का वारिस भी समझा जाए, उसकी लिगेसी भी उनके पास रहे और वो सेकुलर खेमे में भी रहे। तो ये सीधे सीधे 2 नावों की सवारी थी और बीच में गिर गए। तो इतनी गालियां दी, फिर भी उनको पद दिया, सम्मान दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से अपमान सहकर मातोश्री जाते रहे अमित शाह, लेकिन एक समय आया कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि बस इससे आगे और नहीं। और जैसे ही वो रेखा खींची वैसे ही उद्धव ठाकरे का क्या हुआ आप देख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के लिए वो दिन लौटाना जो बाला साहब ठाकरे के समय था या बाला साहब ठाकरे के बाद भी उद्धव ठाकरे के समय था, 2019 से पहले के उद्धव ठाकरे और आज के उद्धव ठाकरे कोई तुलना नहीं है। न वो सम्मान रहा है, न वो जनाधार रहा है, न वो प्रतिष्ठा रही है, न वो शिवसेना बची है उनकी जो बाला साहब उनको छोड़ गए थे विरासत में। तो 2 मुख्यमंत्री मोदी पर हमला करके निपट गए और अपने कर्मों से निपट गए। मोदी और उनके साथियों ने इतना ही किया कि उनके लिए, इन दोनों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। लौटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। पहले चंद्रबाबू नायडू के लिए नहीं छोड़ी और अब उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर शिवसेना के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना था तो 2019 में क्यों नहीं बनाया। धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो उद्धव ठाकरे अभी भी हैरान हैं, चकित हैं कि ये कैसे हो गया। बार बार बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे उनकी विरासत, उनका बेटा हूँ। और तीसरे नेता हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केसीआर। अब आप उनकी हालत देखिए। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष के, एक एक करके पार्टियां साथ छोड़ रही हैं उनका। बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई, जेडीएस अलग हो गई, अकाली दल अलग हो गई। और सबसे बड़ी बात, अगर उनमें थोड़ा भी आत्मसम्मान होता, थोड़ी भी शर्म होती, तो वो अपना नाम वापस ले लेते और चुनाव से हट जाते। जिसने उनका नाम आगे किया, ममता बनर्जी, जिसकी पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने जो बयान दिया है शुक्रवार को, उसके बाद उनके मैदान में, राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचा है।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एनडीए ने हमसे सलाह की होती, हमको बताया होता कि द्रौपदी मुर्मू को वो उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, तो कंसेंसस कैंडिडेट होती। अब तो जो स्थिति महाराष्ट्र में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद स्पष्ट है कि बीजेपी के उम्मीदवार के जीतने में कोई शंका नहीं है। अगर हमको पता होता तो हम भी तैयार होते, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि ये 17 पार्टियों ने तय किया था, इसलिए हम अलग नहीं हो सकते इससे। सीधे सीधे नो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने का एक और भी कारण था कि यशवंत सिन्हा जैसे ही उम्मीदवार बनने की घोषणा हुई, वो ममता बनर्जी को छोड़कर कांग्रेस की ओर ज़्यादा चिपकने लगे। उनको लगा कि राज्यसभा मिलने की गुंजाइश इधर ज़्यादा है बजाय ममता बनर्जी की, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने दी नहीं राज्यसभा, बहुत से लोगों को दे दी। तो ममता बनर्जी समझ गई कि ये आदमी किसी का है नहीं, ये किसी का साथ नहीं दे सकता, किसी के लिए ये भरोसेमंद नहीं है, किसी का विश्वास पात्र नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उसको गले कौन लगा रहा है? के चंद्रशेखर राव। और महत्व किससे ज़्यादा दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री से। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशवंत सिन्हा दोनों हैदराबाद पहुँचे। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री से 2 घंटे पहले पहुँचे। चंद्रशेखर राव उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए, उसके बाद रैली में शामिल हुए उनके साथ। और प्रधानमंत्री, जिनको उन संवैधानिक प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं गए। ये तीसरी बार हो रहा है। ये वही चंद्रशेखर राव है जिनको तेलंगाना आंदोलन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती रही है, जो 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ अलायंस में लड़े, जो 2014 के बाद से 2018 तक जब उन्होंने जल्दी चुनाव कराए विधानसभा के, उसके बाद तक हर मुद्दे पर संसद में बीजेपी का साथ देते रहे। इसके बदले में बीजेपी उनके साथ खड़ी रही हर मौके पर। अब वो बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हो गए। ये ठीक है, विरोधी हो गए हैं, इसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बीजेपी ही उनके लिए, उनके शासन के लिए, उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो बीजेपी के विरोध में हो जाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पर हमला, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें करना, ये जो है ये बताता है कि वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर चंद्रबाबू नायडू और उद्धव ठाकरे अपनी नैया डुबो चुके हैं। इन तीनों नेताओं में एक चीज़ और कॉमन है, तीनों ने अपने अपने बेटों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की कोशिश की। 2 फेल हो चुके हैं, तीसरे का फेल होना, उसका नतीजा आना बाकी है, फेल होना उसको भी है। तो पहले थे चंद्रबाबू नायडू, उनका बेटा राजनीति में नहीं चल पाया। आंध्र प्रदेश की जनता तो छोड़िए, तेलुगु देशम पार्टी के कैडर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। वही हाल महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे का। उद्धव ठाकरे पिछले 1.5 साल से, मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद से ही या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद से लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि लोग उनके बेटे आदित्य ठाकरे को उनका वारिस मान लें, बाला साहब का वारिस मान लें और उनको शिवसेना में इस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन ऐसा है कि माल वो बिकता है जिसमें कोई क्वालिटी हो, कुछ गुणवत्ता हो। नेता वो चलता है जिसमें कुछ अपना टैलेंट हो। टैलेंट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, वो किसी का भी वारिस हो, किसी का भी बेटा हो। कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए और तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, तो इसके उदाहरण भरे पड़े हैं भारतीय राजनीति में। तो ये कॉमन है इन तीनों में कि अपने अपने बेटों को विरासत सौंपने की कोशिश में अपने ही कैडर को नाराज़ कर लिया। वही काम केसीआर कर रहे हैं, अपने बेटे को विरासत सौंपकर अब वो राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। एक चूहे की हल्दी की गांठ वाली कहावत है ना, शायद पहले भी सुनाई थी, कि पंसारी की दुकान में चूहे थे बहुत सारे, उनमें से एक चूहे को एक दिन हल्दी की गांठ मिल गई, तो बाकी से वो टेढ़े टेढ़े चलने लगा। सबने पूछा क्या हो गया भाई, तुम तो हमारे साथी थे, ऐसे क्यों चल रहे? उसने कहा हट जाओ, मैं पंसारी बन गया हूँ, मुझे हल्दी की गांठ मिल गई। तो चंद्रशेखर राव का वही हाल है।
उनको किसने समझा दिया है? प्रशांत किशोर ने समझाया है, उनके लोगों ने समझाया है, या परिवार के लोगों ने समझाया है, पता नहीं। लेकिन उनको ये लगने लगा है कि वो राष्ट्रीय भूमिका के योग्य हैं, उनमें क्षमता है प्रधानमंत्री बनने की। अब 17 तो कुल लोकसभा की सीटें हैं तेलंगाना में, उनमें से भी 4 जब बीजेपी कहीं कुछ नहीं थी तब जीत चुकी 2019 में। अब तो तेलंगाना बीजेपी का मिशन तेलंगाना बन गया है। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में। बीजेपी ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव का, जो 2.5-3 साल बाद बाहर हो रही है दिल्ली से, उसके लिए वेन्यू चुना हैदराबाद को, तेलंगाना पर। और इस बैठक से पहले पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, इन सबको निर्देश दिया गया कि 119 जो लोग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तेलंगाना की, उनमें कम से कम 24 घंटे गुजारें सब लोग, लोगों से मिले वहाँ। इस स्केल पर तैयारी कर रही है बीजेपी। और जो 2 बाई इलेक्शन जीती है उसके बाद से जो माहौल बना है उससे और बौखलाए हुए हैं चंद्रशेखर राव। तो बीजेपी का मिशन तेलंगाना, इसका कामयाब होना निश्चित है। जब ये मैं कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सरकार बनने जा रही है, लेकिन के चंद्रशेखर राव को अगर सरकार उनकी बनी भी तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और बीजेपी उनका जीना, राजनीतिक रूप से उनका जीना मुहाल कर देगी। बीजेपी अपनी जिस तरह से ताकत बढ़ा रही है, तो चंद्रशेखर राव का क्या होगा ये नवंबर-दिसंबर 2023 में तय हो जाएगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तेलंगाना में बहुत अच्छा करने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। विधानसभा में भी बहुत अच्छा करेगी, इसमें भी शक नहीं। लेकिन विधानसभा में क्या सरकार बनाने तक पहुंचेगी, ये मैं अभी नहीं कह सकता। अभी लंबा समय है और उसके लिए बहुत कुछ चाहिए जो बीजेपी को करना होगा, अगर वो बीजेपी करती है तो। लेकिन इन 3 नेताओं को आप देखिए, 2 का हश्र तो आप देख चुके हैं, तीसरे का भी मेरी नज़र में वही हश्र होने वाला है। तो आप विरोध कीजिए, आप आलोचना कीजिए, आप निंदा कीजिए। जब आप व्यक्तिगत स्तर पर उतरकर घृणा के साथ किसी के विरोध में खड़े होते हैं तो फिर पूरी कायनात जिसका विरोध कर रहे हैं उसके साथ हो जाती है। यही उदाहरण है, यही संदेश है। अगर कोई सबक सीख सके तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जाने, राम जाने। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।